So very good afternoon everyone. So today we are going to start the solution of MTP December 2022 of CMA Intermediate Group Second paper number 11. Right, you know very well कि आपका जो अब एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे. राइट, पैटर्न भी आपको पता होगा. MCQ टाइप आएंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और ट्रू एंड फॉल्स. राइट, तो ये जो MTP है इसको पूरा सोल्व करेंगे. आप एंड तक बनिए रहेगा. विथ रीजन विल सोल्व दिस MTP. राइट, MTP क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2020 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस 2016 पेपर नंबर 11 सेट 1. 2 सेट आ चुके हैं, 2 सेट आते हैं हर बार आपके, तो सेट 1 है. पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशन 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा. टाइम अलाउ आपका 3 आवर्स. राइट, सेक्शन जो कि GST का होता है आपका, और सेक्शन B होता है आपका कस्टम का. सेक्शन A में भी पार्ट A आंसर क्वेश्चंस नंबर 1 ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर कंपलसरी. आपको पूरे क्वेश्चंस कंपलसरी है यहाँ पे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट वेस्टिंग द टाइम. नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. MCQs आएंगे आपके पहले. नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. GST इज ए इनकम बेस्ड टैक्स, GST इज सप्लाई बेस्ड टैक्स, C है बोथ A एंड B एंड D इज नन ऑफ द अबव. आप आपके आंसर भी बता सकते हैं चैट में. तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स या टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. राइट, तो GST किस पे लगता है? हमेशा सप्लाई पे. तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर B, GST इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स. राइट, तो GST इज सप्लाई बेस्ड टैक्स, इनकम बेस्ड नहीं है, सप्लाई बेस्ड टैक्स. या एवरीवन इज करेक्ट. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज रीनेम्ड एज. पहले इसका नाम क्या था? CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. बट अब इसका नाम चेंज क्या कर दिया GST आने के बाद में? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. क्योंकि कस्टम अभी भी एज इट इज है, इसलिए कस्टम को रखा गया. और यहां पे एक्साइज खत्म कर दिया, तो एक्साइज की जगह क्या आ गया यहाँ पे? इनडायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है आपका? GST आता. परफेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC. क्या हो गया इसका नाम? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. इसका नाम अब हो गया हमारा CBIC. अगर हमारे नोट्स में आप देखोगे तो यहां पे देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू with effect from 1st of February 2019. The Central Board of Excise and Custom is being renamed as the Central Board of Indirect Tax and Custom. राइट, तो CBEC से क्या हो गया? CBIC कब हुआ? 1 फरवरी 2019 से इसका नाम चेंज कर दिया गया. ठीक है, तो बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. क्वेश्चन नंबर 3, GST लॉ अप्लाइज ऑन विच टाइप ऑफ सप्लाई. GST किस टाइप के सप्लाई पे अप्लाई होता है? नंबर 1, सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली, सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर C. तो चाहे आप गुड्स की सप्लाई करो, चाहे सर्विस की, चाहे दोनों की करो, तो उस पर क्या लगता है? आपके GST चार्ज होता है. क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो अगर आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हो तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. कौन सा ट्रांजैक्शन एज सप्लाई ऑफ गुड्स यहां पे माना जाएगा? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स. गुड्स को यूज करने का आपका राइट्स ट्रांसफर किया, अधिकार. ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, गुड्स का टाइटल यानी पूरे स्वामित्व का अधिकार वहां पे ट्रांसफर कर दिया. लीज पे दिया, टीनेंस पे दिया, ईजमेंट पे दिया. एनी ट्रीटमेंट अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स. तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? आप क्या बताओगे इसका? गुड्स कब माना जाएगी? गुड्स की सप्लाई कब माना जाएगा? ये बोला इन्होंने. सर्विस नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स.
कोई बताएगा इसका शेड्यूल कौन सा बताता है? शेड्यूल कौन कौन से शेड्यूल में ये बताता है? शेड्यूल 2, राइट? हाँ, तो देखो ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ गुड्स, ये तो क्या हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विस, ये तो आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। यहाँ पे राइट्स दिया है, उनको यूज करने का अधिकार दिया है किराए पे, राइट? जब भी आपका रेंट खत्म होता है, टाइम खत्म होता है, तो ये रिवर्स बैक हो जाएगा। ये आंसर रहेगा आपका बी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल का मतलब होता है पूरा उसका जो ओनरशिप है वही ट्रांसफर कर दी गुड्स की। इसका मतलब ये क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। लीज, टेनेंट, एग्रीमेंट, ये तो क्या हो गया आपका? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या जाएगा आपका? सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। सप्लाई के चैप्टर में जाओगे, सप्लाई के चैप्टर में जाने के बाद में आप जाओगे शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज में जाओगे। शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज में जाने के बाद में आप देखोगे कि ये गुड्स है या फिर सर्विस है। तो देखो ये रहा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट? तो अगर आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स करते हो तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर राइट टू यूज करते हो तो दैट विल बी सर्विसेज। लीज, टेनेंस, ये भी आपकी सर्विसेज होगी। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अगर गुड्स के टाइटल को आप ट्रांसफर करते हो सो दिट इज कॉल्ड, या शेड्यूल 2, राइट? तो दिस इज मेंशन इन शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में ये मेंशन है कि ये गुड्स है या फिर सर्विसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीएसटी मोबाइल रिचार्ज वाउचर आर टू बी ट्रीटेड एज। मोबाइल रिचार्ज वाउचर आपने सेल किए तो ये क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा, या फिर दोनों माना जाएगा, या फिर दोनों नहीं माना जाएगा? कोई बताएगा? गुड्स, सर्विसेज, ईदर गुड्स और सर्विसेज और नन ऑफ द अबव। व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5? ओके, ठीक है, राइट शुभम, करेक्ट। करेक्ट भावना। तो ये क्या रहेगा आपका? सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर आप मोबाइल रिचार्ज वाउचर को सेल करते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। ठीक है, पांचों क्वेश्चन क्लियर है आपके सबके? क्वेश्चन नंबर बी, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मैच करना अब यहां पे, राइट? मैच आपको करना है यहां पे, देखिएगा। कॉलम ए को मैच करना, कॉलम बी से 5 क्वेश्चन है इसमें। एग्रीगेट टर्नओवर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, आपने डेफिनेशंस में पढ़ा होगा, राइट? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर ये दे रखा है यहाँ पे, अगर मेरे नोट्स में आप देखोगे तो देखो ये रहा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एग्रीगेट टर्नओवर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 बी, राइट? ई वे बिल, ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल किससे रिलेटेड होता है? अगर आप गुड्स का मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप गुड्स को लेकर जाते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म फाइल करना होता है अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, राइट? दैट इज कॉल्ड ई वे बिल। आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब आप सेल करते हो, स्टेट टैक्स सबसम इन जीएसटी और टैक्स पेबल। कॉलम नंबर बी में आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 अपन ने कर लिया। इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट कैरिड बाय पर्सन इंचार्ज, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट और जीएसटीआर 1, ये आपको मैच करना है यहाँ पे। देखो मैच करने का एक ही तरीका, जो आपको सबसे पहले आता है उसको आप मैच कर लो। अभी हमने बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में मेंशन कर रखा है, तो ये हमने कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट होता है कैरिड बाय पर्सन इंचार्ज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के लिए अपने जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं रिटर्न, और जीएसटीआर 2 इनवर्ड सप्लाई के लिए। तो इसका मतलब आउटवर्ड सप्लाई बोले तो सेल्स की जो रिटर्न अपन फाइल करते हैं वो जीएसटीआर 1 होती है। स्टेट टैक्स सबसम इन जीएसटी, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में जो टैक्स लगता था वो कहां पे आ गया? जीएसटी में आ गया। टैक्स पेबल, तो अगर हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स बोल तो आईटीसी अगर अपन माइनस कर देते तो वो आपका क्या बन जाएगा? टैक्स पेबल।
भाई मेरा 50,000 का मुझे टैक्स पे करना है सेल्स पे, लेकिन आईटीसी ऑलरेडी मेरे पास 40,000 का पड़ा हुआ है, तो 10,000 का मेरे लिए क्या हो जाएगा टैक्स पेबल। इसका मतलब आउटवर्ड सप्लाई माइनस आउटवर्ड टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट विल बी योर टैक्स पेबल। सो होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी, मैच ऑफ द फॉलोइंग। किसी को डाउट यहां पे? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है यहां पे। ट्यूर ऑपरेटर इज नॉट इंक्लूडेड एज इंटरमीडिएट सर्विसेज। ट्यूर ऑपरेटर इज नॉट इंक्लूडेड एज इंटरमीडिएट सर्विसेज। कोई बताएगा इसका आंसर? इज इट फॉल्स और ट्रू? देखो, जो ट्यूर ऑपरेटर सर्विसेज होती है वो इंटरमीडिएट सर्विसेज होती है, तो ये मना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? फॉल्स। करेक्ट। एन एग्रीकल्चरिस्ट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन। ये बोल रहा है कि जो किसान होता है वो अपनी फसल से जो भी पैदावार करता है उसको बेचने के लिए क्या उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा सेक्शन 23 ऑफ द सीजीएसटी कि कौन कौन पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है, किस किस को छूट है, तो वहां पे एग्रीकल्चरिस्ट भी था। इट मींस ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसको रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। One second. Next, granting loan to a person against interest is not a service. Granting loan to a person against interest is not a service. अगर इंटरेस्ट पे आप कोई लोन देते हो, क्या वो सर्विस नहीं है क्या? ये बोल रहा है सर्विस नहीं है। व्हाट्स योर आंसर? क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल सर, वो सर्विस होती है, तो ये मना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। या इट्स अ सर्विस। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। ये बोल रहा है कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जो इंपोर्टर की लोकेशन होगी। बिल्कुल करेक्ट, सही आंसर है, तो ये आपका रहेगा ट्रू। सेल ऑफ प्लास्टिक बैंगल्स फॉर ₹20,000 इज टैक्सेबल सप्लाई। सेल ऑफ प्लास्टिक बैंगल्स फॉर ₹20,000 इज अ टैक्सेबल सप्लाई। क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है क्या, या फिर एग्जम्प्ट है? आपने एग्जम्पशन में पढ़ा होगा, अगर आप बैंगल्स, प्लास्टिक की बैंगल्स अगर आप सेल करते हो, सो दिस इज अ एग्जम्प्ट गुड्स। ये क्या रहेगा? सेक्शन 11 में एग्जम्प्ट गुड्स की कैटेगरी में आता है। एग्जम्प्ट गुड्स की कैटेगरी में ये आता है। अगर आप प्लास्टिक बैंगल्स सेल करते हो तो एग्जम्प्ट गुड्स की प्लास्टिक में आता है। तो देखो ये रहा एग्जम्प्टेड गुड्स। एग्जम्प्टेड गुड्स में अगर आप जाओगे, प्लास्टिक बैंगल्स यहाँ पे आप देखते हैं मिल जाएगा। देखो ये रहा प्लास्टिक बैंगल्स, राइट? सो प्लास्टिक बैंगल्स आर एग्जम्प्टेड। प्लास्टिक बैंगल्स क्या है यहाँ पे? एग्जम्प्ट है। सी हियर, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बैंगल्स आर एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। नाउ कम फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स। ई-वे बिल be generated when there is a movement of goods in a vehicle of value more than। ये बोल रहा है कि ई-वे बिल जनरेट करना होता है जब वैल्यू ऑफ गुड्स कितने का हो? वैल्यू ऑफ गुड्स होगा आपका मोर देन 50,000, तो आंसर रहेगा 50,000। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा के वैल्यू का आपका गुड्स है तो उसके लिए आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा। भावना, नॉट 1,50,000, ओनली 50,000। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स
is more than 50,000, then you have to be generate e-way bill through e-way bill portal in GST. See here, e-way bill will be generated when there is a movement of goods in a vehicle conveyance of value more than rupees 50,000, either each invoice or in aggregate of all invoice in a vehicle or conveyance. अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा. नेक्स्ट, गिफ्ट एक्सीडिंग इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय shall be treated as supply of goods or service or both. ये बोल रहा है कि गिफ्ट कितने तक का टैक्सेबल होगा. तो हमें पता है कि अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये तक है तो वो एग्जम्प्ट होता है, बोले तो उसको सप्लाई नहीं मानते. अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का होता है तो वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा. तो आंसर क्या रहेगा, ₹50,000. राइट. तो गिफ्ट एक्सेप्टिंग ₹50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall be treated as supply of goods or service or both. अगर 50,000 रुपये तक का है तो आपको वहां पे उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये शेड्यूल 1 में. ई-वे बिल में कोई अमेंडमेंट है क्या? क्या बोल रहे हो? ई-वे बिल में कोई अमेंडमेंट? बिल ऑफ सप्लाई कौन कौन से केस में इश्यू की जाती है? लिखते हैं कंपोजिशन स्कीम. परफेक्ट. एक तो एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस की आप सप्लाई कर रहे हो और एक कंपोजिशन के केस में, क्योंकि उस केस में भी कंपोजिशन डीलर कस्टमर से कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करता. इट मींस उस केस में भी वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है. परफेक्ट. ठीक है गाइस. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके ये शॉर्ट नोट्स आए हैं. राइट. 4 नंबर के ये क्वेश्चन है. What do you mean by GSTN? Mention the function of GST Council. ये 2 नंबर का, ये 5 नंबर का. What do you mean by GSTN? Goods and Service Tax Network क्या होता है? तो दोस्तों ये पहले एज ए प्राइवेट कंपनी इसको बनाया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. राइट. और ये काम क्या करता है? दिस इज अ IT बैकबोन ऑफ द GST वेबसाइट. ये GST वेबसाइट को क्या करता है? मैनेज करता है. राइट. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, राइट, ये सारा मैनेज कौन करती है? जीएसटीएन कंपनी ही करती है. तो इसको तो आपको लिखना होगा, अच्छे से पॉइंट पे लिखना होगा. तो मेरे नोट्स में आप देख सकते हो. ये रहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क वाज फॉर्म एज अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. Technology backbone for the GST in India. GST being a destination-based tax, the interstate trade of goods and service would need a robust settlement mechanism among the state and the center. Right? गाइस, जब अगर अपन इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं किसी गुड्स और सर्विस की तो वहाँ पे कौन सा टैक्स पे करते हैं अपन? IGST. राइट. अगर आप इंटर स्टेट बोले तो जयपुर से अगर आप इंदौर में कोई गुड्स की सप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको IGST पे करना पड़ेगा. और IGST लेवी एंड कलेक्ट करने का पूरा राइट किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. बट यहाँ तो राजस्थान और MP वाले को तो कुछ मिला ही नहीं. राइट. ये तो पूरा रेवेन्यू किसके पास गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. तो फिर GST का फायदा तो यहाँ पे राजस्थान और MP को हुआ ही नहीं. तो फिर क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? इसमें से 50% पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को देती है. राइट. किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को. कैन एनीबडी टेल मी कौन से गवर्नमेंट को देगी ये 50% पार्ट? कोई बता सकता है? राजस्थान को देगी या फिर MP को देगी 50%? सर उसको देगी, क्या नाम है? तो ये जाएगा MP के पास. क्यों? क्योंकि GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. आपने पढ़ा होगा ना. तो GST क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. तो जहां भी ये फाइनली कंज्यूम होगा जिस भी स्टेट में, उस स्टेट का ये रेवेन्यू जाएगा. तो राजस्थान वाला किसको सेल कर रहा है? MP वाले को. इसका मतलब फाइनली ये कहां पे कंज्यूम हो रहा है? MP में. तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% रेवेन्यू किसको देगी? MP गवर्नमेंट को देगी. बट आपने तो किसको पे किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को.
अब ये जो ट्रांसफर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करता है ना, वो जीएसटीएन कंपनी ही करती है। तो वही तो है यहाँ पे, देखो इधर एक बार। तो जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस वुड नीड अ रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म अमंग द स्टेट एंड द सेंटर। तो इसका सेटलमेंट भी कौन करता है? जीएसटीएन ही करता है। दिस इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस बैकबोन। और इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन ये रहे, फाइलिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्रिएशन ऑफ चालान ऑफ टैक्स पेमेंट, सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल एक्सेट्रा। तो ये इनके फंक्शंस हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 का ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बी का 1। एक्स इज अ पर्सन ऑफ न्यू दिल्ली हु पेड फीस for online coaching obtained from a service provider located in UK for coaching of project management course for himself. It is supply? If so, who is liable to pay GST? कोई बताएगा कि इसको क्या ये सप्लाई है क्या? अगर सप्लाई है तो कौन जीएसटी पे करेगा? इस क्वेश्चन को वापस पढ़ के मैं समझा रहा हूं। X is a person of New Delhi who paid fees for online coaching obtained from a service provider located in UK for coaching of project management course for himself. मिस्टर X है जो कि दिल्ली का है और इसने ऑनलाइन कोचिंग ली है। कहां से? यूके से। यूके से कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से इसने ऑनलाइन कोचिंग लिया फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। इज इट सप्लाई? क्या ये सप्लाई है क्या? अगर है तो कौन जीएसटी पे करने के लिए लायबल है? कोई बताएगा? क्या मैं इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोल सकता हूं क्या? आपने पढ़ा होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस क्या था। तो हमने देखा था कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो विद कंसिडरेशन करते हो वेदर इट इज फॉर बिजनेस पर्पज और पर्सनल पर्पज, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, राइट। सेक्शन 7 में पढ़ा होगा। अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो और वहां पे कंसिडरेशन है, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए हो चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, उसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। तो इस केस में क्या कर रहा है ये? इसने क्या किया? ऑनलाइन कोचिंग सर्विस ली है और ये खुद के लिए यूज किए। इट मीन्स ये क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी, राइट। तो ये क्या है आपके लिए? सप्लाई है, ठीक है। बट गाइस इसमें 2 क्वेश्चन है। यहां तक तो आंसर क्या रहेगा? इज इट सप्लाई? यस इट्स सप्लाई। फिर ये क्या बोल रहा है? इफ सो हु इज लायबल टू पे जीएसटी? अगर ऐसा है तो जीएसटी पे करने के लिए लायबल कौन है? क्या इस पे आप जीएसटी पे करोगे क्या? तो दोस्तों अगर आपने OIDR सर्विसेज पढ़ी हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेसिबल रिट्राइबल सर्विसेज, अगर वहां पे पढ़ी हो, OIDR सर्विसेज टैक्सेबल होती है। बट OIDR सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी मैंने बताया था, अगर मैंने क्लास ली हो तो वहां पे देखो। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, ऑनलाइन गेमिंग लेते हो, तो उसको OIDR सर्विसेज बोलते हैं। तो कई सारी सर्विसेज थी वहां पे, राइट, कई सारी सर्विसेज थी वहां पे। बट ये जो ऑनलाइन आपने कोचिंग ली है ना, ये OIDR सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होती। आप देख लेना वो सर्विसेज में जो जो है उसमें OIDR सर्विसेज में ऑनलाइन कोचिंग सर्विस इंक्लूड नहीं होती। अगर इंक्लूड नहीं है तो ये टैक्सेबल नहीं है, तो इस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। सप्लाई तो है बट दिस इज नॉट एन OIDR सर्विसेज, तो ये टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन है इसमें। ये नेक्स्ट, मिस्टर एस इज रनिंग अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम एंड ऑल्सो ए कंसल्टिंग फर्म रजिस्टर्ड इन सेम पेन। तो मिस्टर एस है जो कि रेडीमेड गारमेंट शोरूम भी है और एक कंसल्टिंग फर्म भी ये चलाता है। इट मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों का काम करता है ये। क्लियर है ना? ये टर्नओवर ऑफ द शोरूम इज ₹60 लाख एंड रिसीट ऑफ द कंसल्टेंसी फर्म इज 12 लाख इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। और प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसको शोरूम से 60 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ और कंसल्टिंग फर्म से 12 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। आपको ये आंसर देना है। नंबर 1, इज मिस्टर एस एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? क्या मिस्टर एस कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं क्या? वेदर इट इज पॉसिबल फॉर मिस्टर एस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन ओनली फॉर शोरूम? ये बोल रहा है कि क्या मिस्टर एस केवल शोरूम के बिजनेस के लिए कंपोजिशन ले सकता है और कंसल्टिंग फर्म के लिए वो रेगुलर में जा सकता है। रिवर्क, इफ मिस्टर एस इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल एज रेडीमेड गारमेंट शोरूम, वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन?
अब इसने ये बोल दिया है कि वो कंसल्टिंग फर्म की जगह रेस्टोरेंट सर्विस देता है और रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, क्या अब वो कंपोजिंग स्कीम ले सकता है क्या? इफ द टर्नओवर ऑफ गारमेंट शोरूम इज ₹75 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड देयर इज नो कंसल्टिंग फर्म वेदर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिंग स्कीम। अब इसने बोल दिया है कि वो केवल गारमेंट शोरूम चलाता है, टर्नओवर 75 लाख है, कोई कंसल्टिंग फर्म नहीं चलाता है, क्या अब वो कंपोजिंग स्कीम ले सकता है क्या? ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। तो गाइज पहले तो ये बताया कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है इसके लिए, कंपोजिंग स्कीम के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिंग स्कीम ले सकते हैं, बट ये केवल और केवल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो उसी के लिए कंपोजिंग स्कीम अप्लाई होती है। बट गवर्नमेंट ने आपको कुछ छूट दी है कि आप गुड्स की सप्लाई के साथ साथ सर्विस भी दे सकते हो, बट वहां पे आपको लिमिट लगाइए। क्या लगाइए लिमिट? 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, राइट? तो दोनों में से जो भी ज्यादा हो वहां तक आप सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। तो अब अपन देखते हैं यहां पे नंबर 1 क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है? इज मिस्टर एस एलिजिबल फॉर कंपोजिंग स्कीम? क्या मिस्टर एस कंपोजिंग स्कीम के एलिजिबल है क्या? तो देखते हैं टर्नओवर, अपन देखते हैं टर्नओवर में अपन सब कुछ इंक्लूड करते हैं सिवाय इनवर्ड सप्लाई को छोड़कर, राइट? सीजीएसटी एसजीएसटी को छोड़ते हैं, एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सबको अपन इंक्लूड करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में, राइट? और पैन इंडिया बेस पे करते हैं, सभी बिजनेस का अपन यहाँ पे क्या लेते हैं टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं। तो देखो रेडीमेड शोरूम से उसको 60 लाख का टर्नओवर हुआ और कंसल्टिंग फर्म से उसको 12 लाख का, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 72 लाख। क्लियर है ना? 72 लाख आपका टोटल टर्नओवर हो गया। अब एक बात बताओ, इस यहां तक तो वो क्या हो रहा है? कंपोजिंग स्कीम के लिए एलिजिबल हो रहा है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है क्या? जी सर, वो सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहा है, बट सर्विस की टर्नओवर लिमिट क्या है आपकी? 10% ऑफ टर्नओवर ₹5 लाख विच एवर हायर तक ही वो सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है। तो टर्नओवर कितना है? 72 लाख। इसका 10% कितना हो जाएगा आपका? 72 लाख का 10% कितना हो गया? 7.2 लाख और ₹5 लाख विच एवर हायर, हायर का मतलब 7.2 लाख तक ही वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब वो सर्विस कितनी की प्रोवाइड करवा रहा है? 12 लाख की। तो इट मीन्स ये कंडीशन ब्रीच कर रहा है। अब यहाँ पे वो कंपोजिंग स्कीम लेवी नहीं कर सकता, ऑप्ट नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो, ही कैन नॉट ऑप्ट द कंपोजिंग स्कीम बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एक्सेडिंग ₹7.2 लाख। क्लियर है क्या ये? अब यहां पे ये थोड़ी ना दिया आपको कि ये लॉ फर्म है, कौन है? रेडमी 9 है ये, उसको मान के आप चल सकते हो। उसी से भी ये क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, उसी से भी आउट हो रहा है, बट यहां पे क्लियर नहीं है कि ये लॉ फर्म है कि क्या नहीं है। तो उस केस में भी आरसीएम था। ठीक है, नेक्स्ट, वेदर इट इज पॉसिबल ऑफ मिस्टर एश टू ऑप्ट फॉर कंपोजिंग स्कीम ओनली फॉर शोरूम? ये बोल रहा है कि क्या वो केवल शोरूम के लिए कंपोजिंग स्कीम ले सकता है कि नहीं? एक बार में आप केवल एक ही स्कीम के लिए जा सकते हो, या तो वो कंपोजिट स्कीम के लिए जा सकते हो या फिर वो रेगुलर स्कीम के लिए जा सकते हो। तो आंसर क्या रहेगा? नो, राइट? वो एक बार में केवल एक ही स्कीम के लिए जा सकता है। रीवर्क इफ मिस्टर एस इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एज वेल एज अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम वेदर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम? तो गाइज रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कंपोजिशन स्कीम अलाउ है। आपने पढ़ा होगा रेस्टोरेंट सर्विस के डीलर को कंपोजिशन स्कीम अलाउ है, और इसके लिए कंपोजिशन की रेट क्या है? 2.5 कितनी हो जाएगी? 5%। इट मीन्स इस केस में कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। यस, ही कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम if the turnover of the garment showroom is ₹75 lakh in the preceding financial year and there is no consulting firm whether he is eligible for composition scheme। अब ये बोल रहा है कि केवल वो गारमेंट शोरूम ही चलाता है और उसका टर्नओवर 75 लाख है, क्या वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? क्या बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम आ रहा है, सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो वो क्या कर सकता है? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। यस, ही कैन ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। तो होप आपके ABCD चारों क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 2 के किसी को कोई क्वेश्चन? चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The R Group, being an event organizer located at Chennai, organized Miss India 2020 beauty pigment in the following cities of Messrs. AKS Miss India, who is registered person located in Mumbai. Located in Mumbai. मिस्टर आर जो कि ग्रुप बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड एट चेन्नई, ये कहाँ का है? चेन्नई का है। ऑर्गेनाइज मिस इंडिया 2020 ब्यूटी पिगमेंट इन द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मेसर्स एकेएस मिस इंडिया हु रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन मुंबई। सिटी उन्होंने चेन्नई में क्या किया? ये ऑर्गेनाइज किया, फिर न्यू दिल्ली में, फिर मुंबई में, और नंबर ऑफ डेज 12 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। फीस है 12 करोड़, 18 करोड़ और 20 करोड़। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाईज क्लियर डिटेल्स। ये बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आप बताइए कहाँ पे रहेगी अगर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाईज स्पेसिफाइड क्लियर डिटेल, और फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई लमसम अमाउंट ₹48 करोड़। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहां पे देखनी है, इस केस में जब ऑर्गेनाइज करते हैं अपन कोई और प्रोग्राम, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहता है? जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड होता है। तो इवेंट कहाँ पे हेल्ड हुआ? चेन्नई में, न्यू दिल्ली में और मुंबई में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी क्या रहेगा आपका? चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सीजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर देखनी पड़ेगी। लोकेशन ऑफ द सप्लायर यहाँ पे क्या है? चेन्नई है। चेन्नई का मतलब तमिलनाडु। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है? चेन्नई है। तो चेन्नई टू चेन्नई क्या हो जाएगा आपका? इंट्रा स्टेट बोले तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा इस केस में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यहाँ पे न्यू दिल्ली है तो चेन्नई टू न्यू दिल्ली क्या हो जाएगा आपका? आईजीएसटी। और यहाँ पे मुंबई है तो चेन्नई टू मुंबई भी क्या हो जाएगा आपका? आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और आईजीएसटी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। क्लियर है ये सबके? ठीक है। नेक्स्ट है बी, एक्स इज ए रजिस्टर्ड डीलर हु परचेज गुड्स ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, द डिटेल्स आर एज अंडर। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे? आरसीएम के केस में फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई। क्या क्या फाइंड करना आपको? टाइम ऑफ सप्लाई यहां पे आपको फाइंड करना है आरसीएम के केस में। तो देखो इधर, ये रहा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। ये गुड्स का केस है। इसमें क्या क्या देखोगे आप? अर्लियर ऑफ क्या क्या है? एक तो द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड्स, जब आपको गुड्स रिसीव हुआ उसकी डेट। द डेट ऑफ द पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट, बैंक बुक्स। और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो 3 डेट लेंगे आप। एक तो जब गुड्स रिसीव हुआ, दूसरा आप क्या लोगे? पेमेंट की डेट। और तीसरा क्या लोगे? जब आपने इनवॉइस इश्यू किया उसके 30 डेज वाली डेट आप लोगे। जो तीनों में से पहले होगा वो क्या रहेगी? आपकी टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुड्स कब रिसीव हुआ, एक तो ये डेट ले लोगे इनवॉइस रिसीव,
देखो गुड्स रिसीव आपको, गुड्स पर डिलीवरी रिसीव्ड कब हुआ, 6 जुलाई 2021 को। तो एक तो डेट ये ले लोगे आप। एक पेमेंट की डेट लेंगे, तो पेमेंट कब मेड हुआ आपका, 3 दिसंबर 2021 को, एक ये डेट ले लेंगे। दूसरी क्या डेट लेंगे, इनवॉइस रिसीव से 30 डेज और आप ऐड कर लोगे। क्या ऐड कर लोगे, जब भी डेट ऑफ इनवॉइस से, डेट ऑफ इनवॉइस से आप लोगे, तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 6 जुलाई 2021। तो 6 जुलाई 2021 से आप 30 दिन और ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो 30 डेज और ऐड कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 अगस्त 2021 हो जाएगा। तो तीनों में से विच एवर अर्लियर, अब अर्लियर क्या आपका, एक तो ये डेट 6 जुलाई 2021, एक ये रही 3 दिसंबर 2021 और एक 5 अगस्त 2021। तो आंसर क्या रहेगा आपका, 6 जुलाई 2021 इज योर आंसर। तो यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई की हो जाएगी 6 जुलाई 2021। नेक्स्ट, मिस्टर ए एज सप्लायर रजिस्टर्ड इन बिहार प्रोक्यूर गुड्स फ्रॉम चाइना एंड डायरेक्टली सप्लाई द सेम टू ए कस्टमर इन यूके। क्या बोल रहा है, मिस्टर ए है जो कि सप्लायर रजिस्टर्ड इन बिहार, प्रोक्यूर गुड्स फ्रॉम चाइना, चाइना से वो गुड्स परचेज करता है और डायरेक्टली सप्लाई कहां पे करता है, यूके में। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ एग्जामिन वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर ए टू कस्टमर इन यूके इज ए इंटर स्टेट सप्लाई। क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा क्या? बिल्कुल। अगर आप इंपोर्ट करते हो, राइट, अगर आर्टिकल 269 आपने पढ़ा होगा, अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस करते हो तो उस केस में इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। तो ये आंसर क्या रहेगा, यस इट्स ए इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है भाई। अब चलते हैं, डिस्कस द अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन हु इज लायबल टू पे जीएसटी एंड टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कौन जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, इन सिचुएशंस में आपको देखना है। तो देखो, नंबर 1, एन ऑन्स ए रेडियो टैक्सी एंड ऑपरेट्स विद बेंगलोर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नेम्ड टिम्पे टैक्सी, टाइम पे टैक्सी। तो एक रेडियो टैक्सी है जो कि ऑपरेट करता है बेंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, नाम है उसको टाइम पे टैक्सी, राइट। तो इस केस में लाइबल कौन होता है, जीएसटी। अगर आपने पढ़ा होगा आरसीएम के केस वाले, उसमें भी था। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जैसे ओला उबर वगैरह होता है, तो वो जीएसटी पे करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओला उबर, राइट। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो ओला उबर ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द जीएसटी, राइट। जी लिमिटेड इज रनिंग अ होटल इन न्यू दिल्ली and providing boarding and loading services through journey.com, a USA based website. Total turnover of G Limited is 70 lakh, is rupees 70 lakh. तो इस केस में कौन जीएसटी पे करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जी लिमिटेड है, तो जी लिमिटेड विल पे द जीएसटी। पी ऑन से रेडियो टैक्सी, ही प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज इन मुंबई थ्रू ओडीए। तो यहाँ पे कौन पे करेगा, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, क्योंकि रेडियो टैक्सी है यहाँ पे। आर इज अ प्लम्बर प्रोवाइडिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज थ्रू goclean.com, भूटान बेस्ड वेबसाइट, टर्नओवर रुपीज 15 लाख। तो आर इज अ प्लम्बर प्रोवाइडिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज थ्रू goclean.com, भूटान बेस्ड वेबसाइट है, टर्नओवर रुपीज का 15 लाख। तो इस केस में कौन पे करेगा, तो जो भी ऑनलाइन ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, goclean.com विल पे द जीएसटी। टीवीएम लिमिटेड इज रनिंग होटल इन जयपुर एंड प्रोवाइडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज थ्रू journey.com. टोटल टर्नओवर ऑफ टीवीएम लिमिटेड इज रुपीज 17 लाख। तो यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, हु विल पे द जीएसटी। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 18 months इज अवॉर्डेड टू अ भोपाल बेस्ड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड साइट्स कोलकाता बाय कोलकाता बेस्ड कॉर्पोरेशन, राइट। तो मिनरल कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 18 months इज अवॉर्डेड टू अ भोपाल बेस्ड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक साइट्स इन कोलकाता बाय कोलकाता